Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani and we are studying our chapter solution. So students, in our last class हमने डिस्कस किया था क्या? हमने डिस्कस किया था methods to express concentration. मैंने आपको कहा था कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज वेट बाय वॉल्यूम एंड सेकेंड वन इज वेट बाय वेट. तो बच्चों वेट बाय वॉल्यूम मतलब वॉट एवर यू वांट टू डिसॉल्व, आपको 1 लीटर सोल्यूशन बनाना. 1 लीटर के अंदर आपको जो भी डिसॉल्व करना है तो यूनिट बनेगा वेट बाय वॉल्यूम यूनिट. अब आप चाहे नॉर्मल मोल्स डिसॉल्व करते हैं तो मोलारिटी, ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व करते हैं तो नॉर्मेलिटी, ग्राम फॉर्मूला मास डिसॉल्व करते हैं तो फॉर्मेलिटी. ठीक है, फॉर्मेलिटी कब किस केस में यूज होती है तो हमने डिस्कस किया था भाई, इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं. नाउ आज जो हमें डिस्कस करना है दैट विल बी मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंट. मतलब हमें कुल मिला के वेट बाय वेट यूनिट्स को डिस्कस करना है. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन. में हम कहेंगे अगर एक सॉलिड सॉल्यूट है ना, मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि ये दोनों बातें जो चल रही है बच्चों वो चल रही हैं सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पे. तो अगर मैं एक सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करूं तो मेरे पास दो चॉइस है बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट. नाउ वेट बाय वेट में वी हैव मोलालिटी, वी हैव मास परसेंट, W by W परसेंट, और मोल फ्रैक्शन को हम X से रिप्रेजेंट कर दें. क्लियर? नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मोलालिटी. नाउ व्हाट इज मोलालिटी? तो बच्चों मोलालिटी होता क्या है? मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m. तो बच्चों मोलालिटी होता क्या है? तो हम कहेंगे भाई अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मोलारिटी कह दो. अगर 1 लीटर बनाते हैं, लेकिन आप 1 लीटर नहीं बनाना चाह रहे, आपने 1 kg सॉल्वेंट लिया है. भाई मैं 1 किलो पानी ले लेती हूँ और मैं ग्लूकोज डिसॉल्व कर लेती हूँ, है ना, 180 ग्राम डिसॉल्व कर लेती हूँ. तो 180 ग्राम मतलब 1 मोल. तो 1 मोल पर केजी, 1 किलो पानी में अगर मैंने 180 ग्राम क्या किया, ग्लूकोज डिसॉल्व किया, मतलब मैंने 1 मोलल सॉल्यूशन बनाया, है ना बच्चों. आपको कई बार लिखा हुआ मिलेगा मोलल, ठीक है, मोलर नहीं, ध्यान रखना, 1 मोलल सॉल्यूशन. तो बच्चों 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट तो तुम्हारा है 1 kg और सॉल्यूट कितना है 1 मोल. तो 1 मोल पर केजी दैट मीन्स 1 मोलल सॉल्यूशन. तो अगर बच्चों आपसे पूछा जाए व्हाट इज मोलालिटी, तो हम कहेंगे मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन. ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट, या बच्चों 1 kg सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट, उसे हम कहेंगे मोलालिटी. तो हम कहेंगे भाई यूनिट ही बता दो. तो बच्चों हम यही तो कह रहे हैं कि 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स है, तो यूनिट क्या होगी? तो बच्चों यूनिट होगी मोल पर केजी. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दो, तो बच्चों मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, तो बच्चों डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट और केजी में रखना है. बात समझ में आई ना? 1 किलो सॉल्वेंट ले लो, 1 किलो पानी ले लो और उसमें तुम सॉल्यूट के जितने मोल्स डालते हो दैट विल बी मोलालिटी. 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया. अब आपको बार बार लगेगा कि मैम जो है वो सॉल्वेंट पे ना जोड़ दे रही है. पिछली बार तो हम लिखते थे 1 लीटर सॉल्यूशन, लेकिन इस बार आप चेंज कर रहे हो. तो बच्चों देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई 1 लीटर पानी ले लो, ठीक है, सपोज वी हैव टेकन 1 लीटर वाटर, ओके, और इसमें तुम मान लो 180 ग्राम ग्लूकोज मिला लो. ठीक है भाई, 180 ग्राम ग्लूकोज मिला लो 1 लीटर के अंदर. तो 180 ग्राम ग्लूकोज मतलब क्या बोलते हैं, 180 ग्राम ग्लूकोज का मतलब हो गया आपका 1 मोल ग्लूकोज. तो 1 मोल पर लीटर,
अब अगर तुमने यहाँ मान लो ये लेवल है पानी का, 1 लीटर पानी का, तो बच्चों ये लेवल था पानी का। अभी अगर तुमने इसमें ग्लूकोज घोला भी है तो तुम्हें पता है ग्लूकोज तो वाटर सॉल्यूबल है, वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, लेकिन ये लेवल अप थोड़ा ना होगा, ये लेवल वही रहेगा। ठीक है, तो मैं कह दूं 1 मोल पर लीटर, तो पानी भी 1 लीटर था और सॉल्यूशन भी 1 लीटर ही है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि नहीं बच्चों तुम क्या करो, 1 किलो पानी ले लो, ठीक है, 1 kg वाटर ले लो, कोई भी सॉल्वेंट ले लो मान लो, और ग्लूकोज डिसॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब मैं सॉल्वेंट का वेट नहीं मेंशन करूंगी तो कैसे चलेगा भाई। 1 किलो वाटर के अंदर 180 ग्राम ग्लूकोज डाला तो 1 मोलल बन गया, मोल पर केजी, लेकिन वो पर केजी सॉल्वेंट है, क्योंकि 1 किलो पानी में अगर मैं 180 ग्राम ग्लूकोज मिलाऊं तो वेट चेंज हो गया ना। अब 1 किलो का है, अब तो 1180 है, 1000 ग्राम वाटर 1 किलो प्लस 180 ग्राम ग्लूकोज, तो बच्चों ये तो 1180 ग्राम्स हो गया ना। समझे मेरी बात? तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, 1 लीटर पानी है, कुछ घोला तो 1 लीटर ही है, लेकिन 1 किलो पानी है, कुछ घोला तो 1 किलो कैसे? वेट में मिलाओगे तो चेंज नहीं होगा क्या? तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सॉल्वेंट की जगह तुमने एग्जाम में सोल्यूशन लिख दिया तो ऑब्वियस है तुम सॉल्यूशन का मास लिखोगे और वो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना कि भाई मैं बार बार आपको प्रेशर दे रही हूँ कि आप सॉल्वेंट याद रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको सोचना है कि नहीं मैम ऐसा क्यों कह रही है कि बार बार सॉल्वेंट पे ध्यान रखना, गलती मत करना, क्योंकि सारे फॉर्मूलों में ना सॉल्यूशन चलता है ना भाई। मोलैरिटी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, नॉर्मैलिटी तो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, फॉर्मेलिटी तब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। आगे बढ़ोगे मास परसेंट, तब भी नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो सब जगह सॉल्यूशन होता है, तो हमारे दिमाग से एकदम से निकल जाता है कि हाँ एक ही, लेकिन एक नहीं है। वेट में वेट मिलाओगे तो वेट चेंज नहीं होगा क्या? अगर मैं 1 किलो पानी ले लूँ और मैं उसमें 1 ग्राम भी घोलती हूँ तो बच्चों वो 1001 ग्राम, 1001 ग्राम हो गया। समझे मेरी बात? तो हर बार आपको ध्यान रखना है, वी हैव ऑलवेज मेंशन हियर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बताएं तो हम कहेंगे भाई मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलेलिटी जो होगा बच्चों दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट, और ये जो मास है ये होना चाहिए ग्राम्स में। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute into 1 upon mass of solvent। ठीक है, तो mass of solvent, अब mass of solvent kg होना चाहिए 1 किलो। 1 किलो में आपने कितने मोल्स खोले? और मान लो अगर तुम्हारे पास mass of solvent ग्राम्स में है तो तुम्हें पता है 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 1000 यहाँ आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। तो मोलेलिटी का बच्चों आपके पास फॉर्मूला आ गया, 2 फॉर्मूले आ गए आपके पास मोलेलिटी के। पहला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको भी काम में लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, और दूसरा मोल की जगह आप रखेंगे मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज मोलेलिटी। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक, मोलेलिटी तो कर लेंगे। फिर एक बार मैं तुम्हें तीनों फॉर्मूले बताती हूँ, मोलेलिटी, मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन। फिर हम उनको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला नोट कर लेंगे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स है? मोल्स का फॉर्मूला आपको याद है, मास अपॉन मोलर मास, और अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1000 आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया हमारा मोलेलिटी। अब अगर मैं आपको कहूं कि नहीं भाई मोलेलिटी नहीं, आप ऐसा करो मास परसेंट भी साथ में पढ़ लो, ताकि न्यूमेरिकल दोनों का मिक्स होके आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मास परसेंट। अब ये मास परसेंट क्या, तो भाई परसेंटेज कैसे निकालते है ना। मान लो आप 10th क्लास में थे, आपके साइंस में 100 में से मान लो 90 मार्क्स आए, तो 100 में से 90 आए तो यही कहोगे ना 90% है। तो 90% मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड 90 डिवाइडेड बाय कितने में से आए, तो तुम कहोगे टोटल मार्क्स 100 मल्टीप्लाई विद 100, तो 90% आ गए। ठीक है, अब मैं कहूँगी नहीं मार्क्स तो 90 आए लेकिन 100 में से नहीं आए, 200 में से आए, तो तुम कहोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड 90, टोटल मार्क्स 200 मल्टीप्लाई विद 100, तो 45% हो गए। ठीक है, तो भाई टोटल है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स। सिमिलरली मास परसेंट, तो सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास,
तो टोटल मास मतलब पूरा सॉल्यूशन। टोटल क्या है? पूरा सॉल्यूशन ही तो है आपके पास। तो बस तो आपको बताना है मास परसेंट क्या होता है। तो भाई मास परसेंट है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? तो हम कहेंगे ग्राम्स में। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। भाई मान लो पूरा सोल्यूशन ही 100 ग्राम है, उसमें कितना है? 100% क्या होता है? परसेंट 100 में बताओ। तो अगर पूरा सोल्यूशन 100 ग्राम है तो आप मास देख लो। ठीक है भाई, आपने कहा 200 में 90 है तो 100 में तो 45 हो गया ना, चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। ठीक है भाई, मास परसेंट क्या होता है? तो हम कहेंगे ओके। अब मास परसेंट को बच्चों हम W/W परसेंट लिख लेते हैं, वेट बाय वेट परसेंट। अब देखो W/W तो ऊपर तो है स्मॉल w और नीचे कैपिटल W मान लो। भाई W/W मतलब ऊपर भी वेट होना चाहिए, नीचे भी वेट होना चाहिए। परसेंट मतलब परसेंटेज में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बैठेगा? तो ऊपर तो आएगा बच्चों न्यूमरेटर में तो आप लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर में लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 दैट इज मास परसेंट। क्लियर? तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैंने आपसे कहा 10% यूरिया सॉल्यूशन है ना। मान लो अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% यूरिया सॉल्यूशन और W/W लिखा है, तो इसका मतलब समझे 10%, तो 10% मतलब 100 में, तो 10/100। तो 10 क्या है? 10% का मतलब समझे ना बच्चों, 10/100। तो 10 क्या है? W। ये भी क्या है? W है ना, और परसेंट तो वो इंटू 100 है। तो बच्चों ये 10 ग्राम क्या है? तो ये 10 ग्राम सॉल्यूट मास है। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है आपको क्या? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या है? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन मास है। ठीक है, तो मान लो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो और ऐसा लिखा हुआ आ जाए भाई 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, किसी का भी सॉल्यूशन, तो 10 तो हो जाएगा सॉल्यूट मास और टोटल हो जाएगा सॉल्यूशन मास। क्लियर? तो मास परसेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इसके बाद तो हम कहेंगे भाई मोल फ्रैक्शन, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो हम कहेंगे भाई मोल फ्रैक्शन होता है एक कंपोनेंट की मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल। भाई फ्रैक्शन मतलब एक चीज है, उसमें आपका हिस्सा कितना है ना। मान लो कि भाई एक आपके पास पिज्जा है, ठीक है, अब इस पिज्जा में कितने पीस आ रहे हैं? तो 4 आ रहे हैं। तो फ्रैक्शन करो ना, है ना, 4 आ रहे हैं। ओके, एक पीस आपने ले लिया, तो एक पीस आपने लिया, टोटल कितने थे? 4 थे ना, तो 1/4। मान लो आपने 2 पीस ले लिए, तो आपका हिस्सा कितना हो गया? 2/4। मान लो आपने 3 पीस ले लिए, तो आपका हिस्सा कितना हो गया? 3/4, है ना भाई। टोटल पीसेस तो 4 है ना। ठीक है, तो आपका हिस्सा अपॉन टोटल। तो मोल फ्रैक्शन भी तो यही है भाई। सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, है ना। मैं कह रही हूँ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? तो बच्चों ये रेशियो है, इट इज द रेशियो। किसका रेशियो? तो हम कहेंगे मोल्स का रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, एक के मोल अपॉन सबके मोल। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल।
तो ये रेशियो है सॉल्यूट के मोल और टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूट क्यों लिखा, सॉल्वेंट भी हो सकता था, तो मैं लिख दूं भाई मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, तो भाई कोई एक कंपोनेंट ले लो, चाहे वो सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या ऑल द कंपोनेंट्स। भाई कोई एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल, तो सारे कंपोनेंट के मोल जोड़ दोगे बच्चों तो सॉल्यूट ही तो बन गया, सॉल्यूशन ही तो बन गया। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि भाई मोल फ्रैक्शन एक के मोल अपॉन सबके मोल। शॉर्ट में आपको यही ध्यान रखना है भाई मोल फ्रैक्शन क्या है, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई हमारे पास दो चीजें हैं, मान लो एक तो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मान लो बच्चों सॉल्यूट के मोल कितने हैं, तो वो हो गया स्मॉल, ओके, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के मोल मान लो तुम कैपिटल एम। ठीक है, अब आपसे पूछा कि लो यार बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बता दो। तो बच्चों एक्स सॉल्यूट की बात चल रही, तो आप कहेंगे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो सॉल्यूट के मोल क्या है, तो हम कहेंगे स्मॉल एन। टोटल मोल कितने हैं, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सिमिलरली एक्स सॉल्वेंट बता दो, तो एक्स सॉल्वेंट, तो बच्चों सॉल्वेंट के मोल कैपिटल एन, टोटल मोल हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई चलो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, मुझे टोटल मोल्स बता दो, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन बता दो, है ना। आप तो ये बता दो एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट कितना होगा। तो बच्चों जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई इसके 60% है, आपके 40 है, टोटल तो परसेंट तो 100 ही होता है ना। वैसे कि वैसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब पूरी चीज़ को एक मान लो और आपका हिस्सा बता दो, तो आप कहते थे ना 1/4, है ना, 1/4, 4 पिज़्ज़ा के 4 पीसेस थे, आपका हिस्सा एक था तो 1/4, 2 था तो 2/4, 3 था तो 3/4, ओवरऑल कितना होगा 4/4। एक से बढ़कर तो ही नहीं ना, पूरी चीज़ तो एक ही है ना। तो परसेंट मतलब मैक्सिमम 100, फ्रैक्शन मतलब मैक्सिमम एक में आपको हिस्सा बताना। ठीक है, तो 1 ही आना चाहिए भी, सारे अगर फ्रैक्शन ऐड कर लो, और मान लो आपने ऐसे लिख दिया n अपॉन n प्लस n, फिर कैपिटल N अपॉन n प्लस n। तो बच्चों एलसीएम में आएगा n प्लस n, है ना, और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा n प्लस n, तो आंसर हो जाएगा 1। तो हम कहेंगे भाई ओवरऑल फ्रैक्शन जो होता है वो तो एक होता है, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी या एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट विल बी क्लियर। तो तीनों चीजें आपके दिमाग में क्लियर है बच्चों, है ना। अगर हम एक बार वापस से देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे जाएंगे। हमें आज क्या डिस्कस करना था, वेट बाय वेट यूनिट। अगर हम सॉलिड सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें कब अलाउ होंगी, जब हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट होगा, क्योंकि उसी का ही तो वेट लेंगे। सॉल्वेंट का वेट ले रहे हो चाहे वॉल्यूम ले रहे हो, तो वो वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट, लेकिन सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए ताकि उसका वेट ले पाए। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई 3 तरीके थे कंसंट्रेशन को मेजर करने के। फर्स्ट वन था मोलालिटी, सेकेंड वन मास परसेंट, और थर्ड वन मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी बच्चों हमने डिस्कस कर लिया कि भाई 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स है। मोल्स का फॉर्मूला आपने रख लिया, मास अपॉन मोलर मास। इन केस सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम्स में हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि मुझे किलोग्राम में चाहिए। ठीक है, और अगर किलोग्राम हो तो 1000 मत लिखना, एक ही बात है। ठीक है, फिर बच्चों मास परसेंट, तो हम कहेंगे परसेंटेज निकाल दो, सिंपल, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100, दैट विल बी मास परसेंट। और मोल फ्रैक्शन, तो भाई मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट हमेशा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट कैपिटल एन। ठीक है, तो भाई सॉल्यूट के मोल, अब मान लो तुम्हें कहे कि भाई मोल निकालो,
तो यहाँ पे तुम रख सकते हो ना वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे भी रख लेना वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2.5 एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड है आई थिंक। तो अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। अब ध्यान से देखना, 10% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक है, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो अभी मैंने बताया था ना मास परसेंट, 10% मतलब 10/100, तो 10 तो है सॉल्यूट और 100 क्या है सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे अच्छा भाई 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो इसका मतलब तो मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है, तो मैं कहूँगी भाई मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज। ठीक है, तो भाई ग्लूकोज का जो मास है वो तो है 10 ग्राम। ओके, और परसेंट मतलब ओवरऑल 100, तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों सॉल्यूशन का जो मास है दैट इज 100 ग्राम। ठीक है, और मैं कहूँगी नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट बता दो, तो बच्चों बात समझ में आई, ग्लूकोज तो 10 ग्राम है, पूरा सॉल्यूशन 100 है, तो पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटा दोगे तो 90 ग्राम्स आ गया सॉल्वेंट का मास, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट मास 90 है। ओके, अब तुमसे पूछा है मोलैलिटी बता दो, मोल फ्रैक्शन बता दो, और डेंसिटी इतनी है तो मोलैरिटी भी बता दो, सभी बता दो, डेटा ये है। ठीक है, अब बच्चों पहले मोलर मास भी निकाल लेते हैं ग्लूकोज का। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है भाई, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास। तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो हम कहेंगे भाई कार्बन का मास होता है कितना 12, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन का मास 16 और ऑक्सीजन 6 है। तो अभी हमने फाइंड किया था थोड़ी देर पहले कि भाई ग्लूकोज का मोलर मास आ गया 180। अब सबसे पहले बच्चों मोलैलिटी, तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेते है ना। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो हम कहेंगे सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूट मोलर मास। ठीक है भाई, सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूट मोलर मास into 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भी, है ना, और सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में होना चाहिए। अब बच्चों मोलैलिटी, तो सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज कितने ग्राम है, तो हम कहेंगे 10 ग्राम है। मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना है बच्चों, तो हम कहेंगे 180 into 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट तो पानी कितना है, तो हम कहेंगे 90 ग्राम। ठीक है, तो ये 2 0 तो आपके गए, तो आपका जो आंसर आ गया दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 18 into 9। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कि भाई ग्लूकोज सॉल्यूशन आपके पास है और आपको देखना है फाइनल आंसर कितना है बच्चों। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर फाइंड किए। तो आई थिंक आंसर आपका आ जाएगा कितना, लगभग, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.62। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 0.62। ठीक है, मोलैलिटी है तो यूनिट लिखना है, तो या तो मोल पर केजी लिख दो या स्मॉल m लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करें, तो हमने कहा चलो मोलैलिटी तो फाइंड कर ली, और क्या पूछा है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल।
तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक तो सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज और दूसरा सॉल्वेंट मतलब वाटर। ठीक है, तो भाई मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम निकालते हैं स्मॉल n, यानी कि ग्लूकोज के मोल्स। ठीक है, तो भाई ग्लूकोज के मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हम कहेंगे ग्लूकोज का मास, कितने ग्राम ग्लूकोज है 10, और मोलर मास तो बच्चों ये है 180। तो 1/18 0.55 आ जाएगा। ठीक है, 1000/18। ठीक है, नाउ कैपिटल N मतलब वाटर के मोल्स निकाल दो। ठीक है भाई, तो वाटर कितना है, तो हम कहेंगे वाटर है 90 ग्राम। ठीक है, तो वाटर 90 और वाटर का मोलर मास कितना है 18, तो 18 5 90 होता है, तो हम कहेंगे ये तो हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, तो अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो हम फाइंड कर लेते हैं x ग्लूकोज। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है ना, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो भाई ग्लूकोज के मोल 0.55, टोटल मोल तो हम कहेंगे 5 प्लस 0.55। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, तो ग्लूकोज के मोल 0.55 है ना, आपने कितना किया था 10/180 किया था ना, है ना, और 1 डिवाइडेड बाय 18, तो ये 0.055 होगा बच्चों, है ना, मैंने 0.55 लिख दिया है। आई थिंक दिस इज 0.055। ठीक है, यही गलती है। ठीक है, 1000/18 कितना होता है, तो हमें याद है 55.5, तो मैंने लिख दिया था इसको। चलो 1/18 है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करें, .055 करना है मुझे इसको, तो मैं सेट कर देती हूँ। चलो पूरा ही गड़बड़ हो जाता है ये। चलो 0.055 डिवाइडेड बाय क्या करना है, तो हम कहेंगे 0.055 प्लस 5। अब सॉल्व तो आप कर लेंगे। 0.055 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 5.055। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों आपके पास 0.011 या 0.0109। ठीक है, तो 0.0109 है, तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों अगर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ गया, आपसे तो दोनों का पूछा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो आपको तो ये पता है ना कि भाई एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट तो है ग्लूकोज और सॉल्वेंट क्या है वाटर, और टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1, तो भाई एक्स वाटर निकाल दो, तो एक्स वाटर हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्लूकोज। ठीक है भाई, तो 1 माइनस 0.011। ठीक है, तो 989 होना चाहिए, है ना, -1 कर देते हैं इसको भाई। तो ये आ जाएगा बच्चों 0.989। ठीक है, तो 0.989। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या बच्चों, तो हम कहेंगे भाई ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ तो सॉल्व होगा नहीं, अब हमें क्या चाहिए भाई, डेंसिटी दी हुई है और हमें क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, डेंसिटी दी हुई है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी तो है, याद करो लास्ट टर्न पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोलैरिटी इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो भाई ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, जब आपको x मतलब मास परसेंट, तो बच्चों जब आपको मास परसेंट दिया हुआ हो तो हम मोलैरिटी इसी फॉर्मूले से फाइंड करें। x क्या है, मास परसेंट,
है ना। नहीं तो पहले आपको डेंसिटी दी हुई है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, तो आप लगाओगे फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, फिर उससे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वो लेंदी प्रोसेस है ना। शॉर्टकट फॉर्मूला अगर याद है तो कर सकते हो, नहीं याद है तो फिर करो, वॉल्यूम निकालो, है ना। डेंसिटी दी हुई, पूरा सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम आ जाएगा मिलीलीटर में। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम कहेंगे कितना परसेंट ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो भाई 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, डेंसिटी 1.2 और मोलर मास 180, बस कुछ डेटा ही चाहिए था। तो हम कहेंगे चलो भाई मोलारिटी, तो मास परसेंट हो गया 10, डेंसिटी हो गई 1.2 इंटू 10 और ग्लूकोज का मास हो गया भाई 180, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको तो कैंसिल किया, 12/80, ठीक है। तो 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, मतलब 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, यानी कि भाई 2/3 यानी 0.66 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ जो मोलारिटी होगी दैट विल बी 0.66, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो तीनों डेटा क्लियर हो गए। तो अभी क्लियर हुआ कि भाई अगर ये तो पहले ही कर रखा है हमने कि अगर आपको मास परसेंट दिया हो, डेंसिटी दिया हो, तो मोलारिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला था, ठीक है। नई चीज़ क्या थी कि मास परसेंट दिया हुआ है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो भाई 10 ग्राम ग्लूकोज, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम और सॉल्वेंट 90 ग्राम। भाई 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम पानी लेोगे 90 ग्राम, तभी तो पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा, है ना। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्वेंट। तो यहाँ मत परेशान होना 90 कहाँ से आया, ये सॉल्यूशन का वेट है पूरा, माइनस ये सॉल्यूट का वेट है, तो ये सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। मोलर मास में कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। और मोल फ्रैक्शन तो हमने सीखा था ना, एक कंपोनेंट की मोल अपॉन सारे कंपोनेंट की मोल। और मोल क्या होता है भाई, मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज 10 ग्राम, मोलर मास 180, और वाटर तो मास 90। अच्छा 18 कहाँ से आया, तो बच्चों वाटर है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ H2, तो वाटर का मोलर मास तो 18 होगा ना, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो आंसर हो गया 18। तो 90/18 हो गया, 5 होता है, ये तो हो गया क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है बच्चों 2.5, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये दोनों भी एनसीईआरटी के हैं, अनसॉल्व्ड है ये भी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.7 करते हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम of 25% solution and 400 ग्राम of 40% solution by mass. Calculate the mass percent of the resulting solution. तो भाई एक सॉल्यूशन तो बनाया है, ठीक है। देखो एक बॉटल है ना, इसमें 300 ग्राम सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन पड़ा है कौन सा 300 ग्राम। दूसरी बॉटल है, इसमें कितना पड़ा है, तो इसमें सॉल्यूशन पड़ा है 400 ग्राम, ठीक है। ये कह रहा है इन दोनों को मिक्स कर देता हूं और नया सॉल्यूशन बना लेता हूं। मिक्स कर दो, तो मिक्स करेंगे तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं कहूंगी भाई 300 ग्राम और 400 ग्राम को मिक्स करेगा, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 300 प्लस 400 इक्वल्स टू कितना हुआ, तो हम कहेंगे 700 ग्राम्स, ठीक है। अब तुम्हें कह रहा है कि भाई ना मास परसेंट निकालो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो 700 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूट का है। तो आपको क्या कहा इसने कि भाई जो पहला बॉटल है ना बच्चों, जो पहला बॉटल है ये 25% सॉल्यूशन है, तो 25% मास परसेंट, 25% मतलब 100 में तो 25 था, तो 300 में कितना होगा। तो हम जैसे अभी पिछली बार पढ़ा था ना 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब पूरा सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो ग्लूकोज उसमें 10 है। सिमिलरली 25% सॉल्यूशन है 300 ग्राम पड़ा है आपके पास, टोटल वेट तो 300 ग्राम, लेकिन उसमें सॉल्यूट 25% है, तो 25 तो जब 100 लोगे तब 25 आएगा ना, 300 लोगे तो 300 का 25% निकालोगे, तो तुम कहोगे यहाँ पे सॉल्यूट मास कितना है इस बॉटल में, तो सॉल्यूट मास, तो हम कहेंगे यहाँ सॉल्यूट मास होगा 300 का 25%,
तो भाई 25/100 इंटू 300, तो हम कहेंगे 100 में अगर 25 है तो 300 में तो 75 होना चाहिए, 3 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, अब ये 400 ग्राम की जो बॉटल है ना, इसमें सॉल्यूट कितना है तो हमें पता ही नहीं। तो सॉल्यूट का मास परसेंट दे रखा है 40%, मतलब अगर ये 100 ग्राम होता तो उसमें सॉल्यूट 40 ग्राम, लेकिन ये तो 400 ग्राम की बॉटल है। ठीक है ना, पे परसेंट हम तो 100 में निकाल के रख लेते हैं। अब तो वो 100 ग्राम ले, 500 ग्राम ले, 1000 ग्राम ले, 2000 ग्राम ले, तुम्हारी इच्छा है ना। हम तो 100 में अपना आंसर बता दें, 100 में इतना है। ठीक है, तो अब क्या करें, तो भाई ये जो बॉटल है इसमें सॉल्यूट 40% है, तो यहाँ सॉल्यूट मास निकालो। तो तुम कहोगे अच्छा इस बॉटल में सॉल्यूट मास जो है वो 400 का 40%, भाई 100 में तो 40 होता है, तो 100 में 40 है ना, तो 400 कर दिया तो 40 का 4 गुना कर दो तो 160 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों सॉल्यूशन मिलाएं तो पूरे तो हो गए 700 ग्राम, तो दोनों सॉल्यूट भी तो लेओगे ना, ऐड कर दोगे, सेम रहेंगे दोनों, तो हम कहेंगे सॉल्यूट मास। तो पहली बॉटल में जो घोला था ना सॉल्यूट, वो तो 75 था, और दूसरे बॉटल में जो घुला हुआ सॉल्यूट था वो 160 था। तो भाई 160 और 75 ऐड कर दो, तो 160 प्लस 75 कितना हो गया, 235 हो गया। ठीक है भाई, मैंने 235 ऐड करके लिख दिया। अब क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई नए सॉल्यूशन का मास परसेंट बता दो, तो बता दो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंट, तो हम कहेंगे फॉर्मूला तो वही रहेगा, मास परसेंट है ना भाई, W/W, ऊपर भी वेट रखना है नीचे भी वेट रखना है, तो हम कहेंगे ठीक है मास परसेंट यानी सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100। ठीक है, सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूशन मास इंटू 100। तो भाई सॉल्यूट मास कितना है, तो हम कहेंगे 235। सॉल्यूशन मास कितना है, तो हम कहेंगे 700 और 100 परसेंटेज है इसलिए। तो भाई आपका जो आंसर आया दैट इज 235 डिवाइडेड बाय 7। तो डिवाइड कर दोगे बच्चों 235 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 33.5% के आसपास। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 33.5%। क्लियर, तो ये हो गया आपका मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, नहीं किया है ना हमने अभी तक। ठीक है, तो 2.7 हमारा हो गया। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.8 आपका है, एन एंटीफ्रिज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 grams of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution. If the density of the solution is 1.072 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? तो भाई एंटी फ्रिज सोल्यूशन है, मतलब आपको पता है कि भाई 0 डिग्री पे पानी क्या हो जाता है, फ्रिज हो जाता है। अब ऐसी जो कोल्ड कंट्रीज है या ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होता है 0 से नीचे चला जाता है। अब अगर आपका डिस्टिल वाटर जो कार की बैटरी वगैरह में होता है, तो डिस्टिल वाटर आपका होता है उसके अंदर बैटरी में, अगर वो 0 डिग्री है तो फ्रिज हो जाएगा, तो गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। तो हम एंटी फ्रिज सोल्यूशन मिला लेते हैं, भाई 0 पे फ्रिज नहीं होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन कर दे। आगे आएगा तब हम और डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक एंटी फ्रिज सोल्यूशन बनाया, मतलब जो फ्रिज नहीं होगा 0 पे कम से कम। ठीक है, तो कितना है, तो 222.6 ग्राम तो उसने मिलाया ग्लाइकॉल। ठीक है, और वाटर है 200 ग्राम। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई पानी तो 200 है, ग्लाइकॉल तो 222 है, तो सॉल्यूट तो हमेशा कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको डे 1 बताया था कि बच्चों जो अपनी फिजिकल स्टेट बदलता है दैट इज सॉल्यूट, और ना बदलता है वो सॉल्वेंट। तो वाटर ही रहेगा, कुछ भी घोल दो उसके अंदर। ठीक है, तो वाटर सॉल्वेंट रहेगा यहाँ पे, और ग्लाइकॉल जो है बच्चों वो सॉल्यूट रहेगा। तो हम कहेंगे भाई ठीक है सॉल्यूट मास, तो सॉल्यूट मास हो गया 222.6 ग्राम्स। ठीक है, अब मोलर मास भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि फॉर्मूला दे रखा है। तो हम कहेंगे चलो भाई मोलर मास। तो बच्चों ग्लाइकॉल का फॉर्मूला आपको दिया है C2H6O2,
मोलर मास। तो कार्बन का मास हो गया 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई विथ 6, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2। तो 24 और 6 30 और 32 62 हो जाएगा। ठीक है, नाउ मोलालिटी फाइंड कर लो। ठीक है, अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मास भी तो दे रखा है, तो भाई मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम्स। ठीक है, अब मोलालिटी में तो मुझे सॉल्वेंट मास ही चाहिए, लेकिन आगे देखो डेंसिटी भी दी है और मोलारिटी पूछा है। तो इस क्वेश्चन में डेंसिटी तो दी है, मास परसेंट नहीं दिया, और मोलारिटी निकालने के लिए मुझे तो वॉल्यूम चाहिए। तो मैं पूरे सॉल्यूशन का मास भी फाइंड कर लूँ। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों सॉल्यूशन का मास क्या होगा? तो मैं कहूँगी सॉल्यूशन किसको मिलाने से बनता है? तो एक चीज़ जिसे घोलते हैं, है ना, ऐसा कंपोनेंट जिसे डिसॉल्व करते हैं, दैट इज सॉल्यूट, और वो कंपोनेंट जिसके अंदर डिसॉल्व करते हैं यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है, उनको मिला लो तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बच्चों सॉल्यूट हमारे पास है 222.6, सॉल्वेंट हमारे पास है 200, फाइनल आंसर है 422.6 ग्राम्स। ठीक है भाई, अब क्या करें? तो बच्चों अब आपको सबसे पहले मोलालिटी फाइंड करना है। ठीक है, मोलालिटी स्मॉल m फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों मोलालिटी सॉल्यूट मास, तो हम कहेंगे 222.6 अपॉन सॉल्यूट मोलर मास यानी कि 62 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ मैं ना, सॉल्यूट मास ये रहा, मोलर मास 62,000 और मास ऑफ सॉल्वेंट तो भाई वो हो गया 200। तो 200 और 1000 तो हो गया 5। अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई, 222.6। ठीक है, 222.6 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 5, तो बच्चों ये आपके पास आएगा 17.95। ठीक है, तो 17.95 कैपिटल M लिख दो, मतलब मोलालिटी, है ना, मोलालिटी स्मॉल m लिखेंगे क्योंकि मोलालिटी फाइंड किया है। चाहे आप कर लो क्या बोलते हैं मोल्स पर केजी लिख दो। तो सॉल्यूट मास लिख दिया डिवाइडेड बाय सॉल्यूट मोलर मास हो गया इनटू 1000 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, तो हम कहेंगे भाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सो आ गया हमारे पास मोलालिटी 17.95। अब मुझे मोलारिटी फाइंड करनी है, तो मैं कहूँगी भाई डेंसिटी दी है, फॉर्मूले में तो मुझे ले देखिए वॉल्यूम चाहिए। तो बच्चों देखो डेंसिटी इक्वल्स टू, तो बच्चों डेंसिटी सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी सॉल्यूशन की तो मास भी सॉल्यूशन का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का ही आएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, मास सॉल्यूशन का रखना जरूरी है, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो फाइंड करो मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, तो ये नीचे आ जाएगा डेंसिटी, तो इट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, अभी मास ऑफ सॉल्यूशन तो बच्चों 422.6 है। ठीक है, 422.6 डिवाइडेड बाय, तो हम कहेंगे डेंसिटी, तो डेंसिटी है 1.072, तो 1.072 मिलीलीटर वॉल्यूम है ना, क्योंकि ये ग्राम पर ml है, ये ग्राम है, तो आंसर वॉल्यूम मिलीलीटर में आ जाएगा। तो हम कहेंगे ओके भाई, वॉल्यूम आ गया हमारा कितना, मास अपॉन डेंसिटी यानी 422.6 डिवाइडेड बाय 1.072। अब क्या फाइंड करना है, तो अब मुझे मोलारिटी फाइंड करना है, तो हम मोलारिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों मोलारिटी इक्वल्स टू, तो हम लिखेंगे एक बार फॉर्मूला सॉल्यूट मास, ठीक है, ग्राम्स में, अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिलीलीटर में। ठीक है, तो बच्चों मोलारिटी सॉल्यूट मास बताइए, तो सॉल्यूट मास है 222.6। ठीक है भाई, 222.6
डिवाइडेड बाय सॉल्यूट मोलर मास, तो ये है बच्चों कितना 62 into 1000 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 422.6 डिवाइडेड बाय 1.072, तो यहां लिख लेते हैं। अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा और जो टाइम लगेगा वो लगेगा, है ना। और आंसर जो आएगा बच्चों दैट विल बी इन मोल पर लीटर, तो यहां आपका आंसर आएगा 222.6 into 1000 डिवाइडेड बाय 62 अगेन डिवाइडेड बाय 422.6 एंड मल्टीप्लाई विथ 1.072। तो बच्चों ये आपका सॉल्व करने पे आ रहा है 9.1, ठीक है। तो मोलारिटी हो जाएगी यहाँ पे 9.1 कैपिटल M, या आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलारिटी और मोलालिटी। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते है ना। अब न्यूमेरिकल में आपको ऐसा लगेगा कि भाई कैलकुलेशन हम एग्जाम में इतनी लेंदी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बच्चों ये क्वेश्चन तो इसलिए क्योंकि आप एनसीईआरटी करोगे इसे, चाहे आपको नीट का एग्जाम देना है, जेईई मेंस का देना है, चाहे बोर्ड का देना है, एनसीईआरटी करना तो मस्ट है ना। तो एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं की जाएगी भाई आपको कैलकुलेट करना आता है या नहीं, आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कितने टाइम में सॉल्व करते, नहीं, ये उसका मकसद नहीं है, ठीक है। वो तो चलो बुक में है क्वेश्चन, तो आपको फिलहाल सॉल्व करने, एग्जाम में डेटा ऐसा आएगा कि आप आराम से उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है ना। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। अभी आप चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं अगर एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो एक आध क्वेश्चन है तो आप कैलकुलेट कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों हमारे क्वेश्चन, किस पे बेस्ड थे, तो मैं कहूँगी मोलालिटी पे, मास परसेंट पे और मोल फ्रैक्शन पे। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, है ना, और कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि होंगी मैथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन लाइक वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अगर लिक्विड सॉल्यूट मिला लेते हैं तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।